कार्यक्रम के आखिरी सत्र में मंच पर उपस्थित श्री संजीव बजाज जी, श्री राजन नवानी जी, श्री चंद्रजीत बनर्जी जी, अभीक सिंघी जी, उपस्थित सीआईए के सभी सम्माननीय मेंबर्स और समाज के विभिन्न वर्गों से आए हुए सभी प्रिय भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं संजीव जी को, जो अगले महीने नई जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं, उनको नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई आप सबकी ओर से देना चाहता हूं। और ये भी आशा करता हूं कि उनके कार्यकाल में कोविड की कोई लहर ना आए। नहीं तो शायद एक दो प्रेसिडेंट की टर्म तो ऐसी निकली होगी, कोविड में निकल गई होगी। For the last couple of years, we have gone through this COVID-19 pandemic. We have seen how the pandemic has disrupted our life and the lifestyles. It has made us rethink, reimagine how we have to live in the post-pandemic era. I won't say we are out of the pandemic, but still we are in a far better situation than what we were in the last 2 years. And this is a very important year for all of us because we are celebrating the 75th year of the independence. And I could see written on my bag, it's New India, New Resolve. Naya Bharat, Naye Sankalp. So this is the right time to resolve when India is at 75. And we have to pledge and commit what we're going to achieve, what will be our contribution in the next 25 years, which is called the Amrit Kaal. And I'm sure if you have taken out your valuable time to be part of this Sankalp Se Siddhi program, I'm sure you have committed 100% to make India one of the greatest nations in the world. And I'm sure you're going to contribute in that. India recognizes that the nation can only be healthy if its young people are involved, if they can participate, they engage in the development activities. And when I'm talking about India, it is 1/7 of the humanity. दुनिया का आबादी का छठा हिस्सा यहीं पर ही है और 130 करोड़ के देश में 2/3 लगभग 60% से ज्यादा युवा हैं जो 35 वर्ष से कम आयु के हैं. And I've been asked to speak about the youth of this country. All I can say is, youth being the largest stakeholder, they have to play the most important role in the nation building process. And I'm glad you have taken up this subject. When we discuss this among the members in the society, some of you may come up to me and say, आजकल तो ऐसा हो रहा है कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, ये दूसरे हैं, वो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख रहे, तो बाकी क्या करेंगे? कुछ लोग ऐसी बात भी करते हैं आके, बट वो ये नहीं देखते कि एक छोटा वर्ग वो हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अपने भविष्य से ज्यादा भारत के भविष्य को सुधारने और बनाने के लिए अपने जीवन को खपाने के लिए तैयार है. और ऐसे युवाओं के बल पर ही, उनके योगदान के बल पर ही हमें भारत को आगे लेकर जाना है. तो मैं तो ये भी कहूंगा, नवयुग का नव निर्माण स्वयं सेवकों आपके हाथ में है. नवयुग का नव निर्माण स्वयं सेवकों आपके हाथ में है. कर्तव्य पालन करो, आगे बढ़ो, ये जहां तुम्हारे साथ में है, ये जहां तुम्हारे साथ में है. अब आप सोचोगे स्वयं सेवक कह दिया तो कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ तो नहीं जोड़ दिया. हालांकि मैं आरएसएस की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्वयंसेवक उनके पास ही है, 60 लाख से ज्यादा.
और जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने की वो अपनी तरफ है। लेकिन आज मैं युवाओं पर बोलने वाला हूं। कई बार लगता है जब युवा की बात करो तो उस उम्र में जहां उसको अपने करियर की ओर देखना है, अपना भविष्य बनाना है, संवारना है, तो क्या हमारी अपेक्षाएं उनसे कहीं ज्यादा तो नहीं? लेकिन जब आप उनसे जाकर बात करते हैं कि आजादी के 75 वर्ष हम मना रहे हैं, आजादी दिलाने वालों ने बलिदान दिया था, तुम्हें बलिदान देने की आवश्यकता नहीं, योगदान देने की आवश्यकता है, ताकि हम भारत को विश्व गुरु बना सके, उस दिशा में आगे लेकर जा सकें। You don't have to sacrifice, but you have to contribute towards this. And Prime Minister Modi has already spoke about India at 75, what we have to do. Ideas, action, resolve at 75, freedom struggle and all. लेकिन एक बात जरूर आती है कि आज जब हम समाज की बात करते हैं तो हर कोई अपने राइट्स की बात करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं करता, अधिकारों की बात करता है, जिम्मेदारी की बात नहीं करता है। तो हमें अपनी जिम्मेदारी भी समझनी, इसलिए मैंने कहा कि बीइंग द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर, सबसे बड़ी वर्तमान और भविष्य को बनाने की जिम्मेदारी हमारे युवाओं के बीच में है। और जो हमारा 2030 का एजेंडा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम बात करें, एमडीजीज को तो शायद देश ने उस तरह से नहीं किया, बट एसडीजीज के बारे में हमारी सरकार भी और समाज भी बड़ी गंभीरता के साथ उस और काम कर रहा है। और वो पब्लिक पार्टिसिपेशन, ऑनरशिप और सॉलिडेरिटी, इसके बिना अधूरी रहेगी अगर युवा की पार्टिसिपेशन उसमें नहीं होती है। और कहीं ना कहीं हमें कार्यक्रम ऐसे बनाने जहां पर उनका योगदान भी हो, वो हमारे साथ जुड़े भी। और जब लाखों लोग हमारी वर्कफोर्स में जुड़ेंगे, जो स्किल्ड मैन पावर भी होगी, बहुत सारी अनस्किल्ड भी होगी, लेकिन एक और जहां हमारा प्रयास है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी स्किल्ड मैन पावर तैयार करें, वहीं दूसरी ओर आज से 7-8 साल पहले जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया की कल्पना की थी, स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात की थी, मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहता हूं, जब मैं 2019 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस बना एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो निर्मला जी और मुझे प्रधानमंत्री जी ने बुलाकर कहा that you have to address the issues of startups, the startup ecosystem, what they face as far as the registration or the other problems they face because of the taxation issues and all. We put our best efforts towards that. And today I can proudly say about the youth of India that when the world was facing pandemic, it was the Indian startups. 47 has turned unicorn during the COVID-19 pandemic. ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय युवाओं की है। भारत का युवा ना उस समय रुका, और अभी भी अगर 2022 में देखेंगे तो 14 कंपनीज यूनिकॉर्न बनी हैं। अगर मैं बात करूं ओला की, तो जहां एक और ट्रांसपोर्टेशन की, सर्विसेज की उन्होंने बात की, वहीं पर उनका दूसरी दिशा में देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस की बात करते हैं, कार्बन एमिशंस को कम करने की बात करते हैं, 2070 तक कार्बन न्यूट्रल या जीरो एमिशंस की हम लोग बात करते हैं, उस दिशा में हर किसी को अपनी कंट्रीब्यूशन करनी है। तो वो भी अपनी ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर जाने का प्रयास करें। ऐसे बहुत सारी कंपनीज अपने सिस्टम्स में बदलाव कर रही हैं कि हम कैसे कार्बन न्यूट्रल हो, कार्बन एमिशंस कम हो। अब इसमें युवाओं की भागीदारी तब होगी जब जन जागरण होगा, जागरूकता होगी। We can only achieve this with the people's participation and if we make it a people's movement. जब तक जन भागीदारी से जन आंदोलन की ओर हम नहीं चलेंगे, तब तक जो लक्ष्य हमने 2030 या 2070 का भी रखा है, उसको अचीव करना बहुत मुश्किल होगा। मैं कई बार सुनता हूं कि एनजीओ ने ये काम किया या दूसरे संस्था ने ये काम किया। आपदा के समय बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे सामने आए, इंस्टीट्यूशंस ऐसे सामने आए,
जिनको सरकार ने नहीं कहा था कि जाकर मदद कीजिए, वो अपने घर से भी खाना बनाते थे और कम से कम 20, 30, 50 लोगों को फीड करते थे। बहुत सारे इंडिविजुअल्स इकट्ठे होकर कम्युनिटी किचन चलाते थे और हजारों लोगों को फीड करते थे। उनके काम को देखकर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेस ने उनको फंड करना शुरू किया और सर्विस प्रोवाइडर ने उनको साथ साथ में डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क में साथ किया। अकेली सरकार भी करती तो शायद संभव नहीं होता। मैं अपने विभाग के युवाओं की बात करता हूं, हमारी अलग अलग संस्थाओं से NYKS और NSS के 50 लाख से ज्यादा युवाओं ने देश भर में अनाज देने का भी और जागरूकता करने का भी, मास्क बनाकर उसको बांटने का भी काम किया है। तो भारत के युवाओं ने वहां पर भी करने का काम किया, वो पीछे नहीं रुके। आरोग्य सेतु ऐप हो, कोविन पोर्टल हो, जहां वैक्सीन लगाने का और सर्टिफिकेशन देने की बात वेस्टर्न वर्ल्ड ने सोची तक नहीं थी, उससे पहले भारत ने की। They were still struggling even during the pandemic. उसी तरह से आरोग्य सेतु ऐप में इन्फेक्शन कहां है, क्या है, उसको ट्रैक करने का हमने भी प्रयास किया। अब ग्रामीण क्षेत्रों में कौन जागरूक करने गया? कोई सरकारी अधिकारी थोड़ी गया, तो वॉलंटियर ही जाते थे वहां पर। आगे भी इसी तरह के प्रयास होंगे जब हमने कुछ और करना है। मैं अपने क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में, जहां से मैं चौथी बार लोकसभा का सांसद बना हूं, हमीरपुर मेरे संसदीय क्षेत्र का नाम है। मैंने 2014 में 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट से सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की, जिसको अस्पताल कहा। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने, मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर 3 मारुति की जो वैन आती छोटी वाली वो खरीदी, डॉक्टर हायर किए, उसमें लैब स्थापित की और डॉक्टर्स के साथ साथ उसको भेजना शुरू किया। रोज नए गांव में जाती थी। मैं चाहता भी तब भी तनख्वाह देकर भी लोगों को नहीं रख सकता था। रिटायर्ड लोगों ने वॉलंटियर किया, युवाओं ने वॉलंटियर किया। वो 3 गाड़ियों से चलती चलती आज कॉर्पोरेट जगत भी साथ में जुड़ा। हम लोगों ने पिछले 4 साल में 7.5 लाख लोगों को फ्री चेकअप, फ्री मेडिसिन, फ्री ट्रीटमेंट देने का काम किया और कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी वो काम किया। ये तब हुआ जब वहां पर जन भागीदारी हुई, स्वयं सेवा हुई। लोगों ने बगैर कुछ लिए हुए, बगैर कुछ सोचे, केवल सेवा के भाव से आगे आए हैं, तब जाकर वो संभव हो पाया। तो कई बार आप अच्छा काम करने जाओ तो आपको पैसों की आवश्यकता नहीं पड़ती, साधन ना भी हो, लेकिन साधना ठीक हो तो संसाधन अपने आप जुट जाते हैं, लोग भी जुट जाते हैं। और मेरा आज के युवाओं से इतना ही कहना है कि आपकी सोच सही होनी चाहिए। बट देन देयर इज अ सेइंग दैट चैरिटी बिगिंस एट होम। हमें अपने से ही शुरुआत करनी, कहीं ना कहीं यहीं से आगे लेकर जाना है। मैं बहुत सारी फिक्की और CI की कॉन्फ्रेंस में आता हूं, वहां पे CSR की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। काम कितना होता है मुझे पता नहीं। मैं कॉर्पोरेट अफेयर मंत्रालय में भी था, मैंने वहां पर भी देखा कई कंपनियों के 750 करोड़ रुपया अनस्पेंट पड़ा हुआ है CSR का। हमने क्रिमिनलिटी उससे हटाई बिकॉज प्राइम मिनिस्टर वांट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो उन कंपनियों ने उसको फिर फॉर ग्रांटेड ले लिया कि अब तो खर्च करना ही नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग टुडे अबाउट द CSR। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, क्या CSR से पहले दुनिया नहीं चलती थी? चलती थी। ये तो कानून 2013 में बना है। समाज सेवा तो हमारे संस्कृति का, हमारे समाज का बहुत पुराना इतिहास है जी। मैं अगर शिक्षा के क्षेत्र में भी कहूं, जब हिमाचल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब का हिस्सा होता था और पंजाब में भी पाकिस्तान वाला पंजाब भी जुड़ता था, तो आजादी के बाद आर्य समाज ने, DAV ने शिक्षा की जगत में बहुत काम किया। शायद सरकारों ने उतने स्कूल कॉलेज नहीं खोले जितने उन्होंने खोल दिए थे। और आज भी समाज अपना बहुत बड़ा योगदान करता है। और बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जो बगैर किसी
रिटर्न में किसी फेवर को मांगने के बजाय अपनी तरफ से कोई ना कोई एक क्षेत्र को पकड़कर पूरी अपना योगदान देते हैं। और मैं धन्यवादी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने ऐसे लोगों को चुना। आज पद्म अवार्ड दिल्ली के बैठे हुए कोई बड़े बड़े लोग नहीं लेते, इट्स अ पीपल्स पद्मा टुडे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर भी अपना पर्यावरण से लेकर समाज के अलग अलग क्षेत्रों के लिए योगदान देते हैं। आज उनको पद्मश्री से लेकर पद्म विभूषण से नवाजा जाने लगा। वो उस दिशा में आगे नहीं बढ़े थे। मुझे लगता है ये सेशन लंच के बाद तो नहीं शुरू हुआ कहीं। ज्यादातर ये होता है कि लंच के बाद बुलाओ तो सब में सुस्ती होती है, आंखें के बंद हो रही होती हैं। पर कम से कम जिन लोगों ने अपने जीवन के 35-40 साल समाज और देश के लिए दे दिए और पद्मश्री से नवाजा के लिए, उनके लिए तो जोरदार तालियां बजा दो। आप में से सीआई के मेंबर्स कौन कौन है, जरा हाथ खड़ा करके बताइए। और बस एनजीओ से कौन कौन है, मीडिया से कौन है, और कोई बाकी कॉर्पोरेट जगत से सीआई के मेंबर के अलावा, और स्टार्टअप से। सो इट्स अ गुड मिक्स ऑफ वेरियस सेक्टर्स। चंद्रजीत जी, खूब मेहनत की आपने इसके लिए। अब मैं कई बार सोचता हूं, स्वच्छ भारत अभियान क्यों? हमें आजादी के 70 वर्ष के बाद स्वच्छता की याद क्यों आई भाई? अगर हम में से अधिकतर लोगों ने WHO की, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स पढ़ी होती तो उसमें यह भी देखने को मिलता कि महिलाओं को आदि समस्याएं तो शौचालय ना होने के कारण भी है, जिनको सनराइज से पहले और सनसेट के बाद ही बाहर जाने का अवसर मिलता था। And think about a pregnant woman who doesn't have a toilet and she has to wait for 8 hours to go out. Can we imagine sitting here for a conference just for 4-5 hours and we don't have a toilet in this building? How do we survive? I traveled across the length and breadth of this country. I've traveled to more than 500 districts of this country. When I was the नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी यूथ विंग, सुबह की ट्रेन में बैठे तो ट्रेन की पटरी पर लाइन लगी होती थी, खेतों के पास से जाओ तो वहां पर थी, गाड़ी में जाओ तो ये हालत थी। आज आप जाइए, उससे आप बचे हैं जी। आदि बीमारियों का कारण ये होता था। मुझे आज भी याद है, योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ सांसद थे, मुझसे वरिष्ठ थे। वो हर बार आते थे, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, इसकी बीमारी की बार बार बात करते थे। मैं सोचता था समस्या क्या है। जब वो मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, गंदगी दूर हुई, बीमारी मुक्त हो गए। वो महिलाओं में, युवाओं में, बच्चों में मृत्यु दर कम हुआ, उसका बड़ा कारण एक स्वच्छता अभियान भी है। लेकिन उसके लिए देश के प्रधानमंत्री को झाड़ू उठाना पड़ा। कॉर्पोरेट जगत साथ में जुड़ा। जितने शौचालय 70 साल में नहीं बने थे, आप सबकी मदद और आप सबके प्रयासों के कारण 2 साल के अंदर 12 करोड़ शौचालय इस देश में बने। 12 करोड़ शौचालय। आप लोगों ने देश के गरीबों के जीवन में कितना बड़ा बदलाव लाए। ये भी आपकी एक जन भागीदारी है। आपने पैसा कंट्रीब्यूट किया, अपनी सर्विसेज दी, कईयों ने बनवाने का काम किया, उससे फर्क पड़ा। स्वच्छता आंदोलन को आपने दम दिया, उससे फर्क पड़ा। जन भागीदारी की हम बात करें तो उससे बहुत सारे वर्गों में देखा जा सकता है। माईगॉव का प्लेटफॉर्म है। अब चाहे तो सरकार तो किसी को भी हायर करके कुछ भी कर सकती है। वी इनवाइट पीपल, द यंग माइंड्स टू पार्टिसिपेट, गिव देयर सजेशंस, आइडियाज एंड वी अडॉप्ट दैट। दैट वाज अनदर इंटरेस्टिंग वे। प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच लिखनी हो, कोई नया कार्यक्रम शुरू करना हो, तो उस पे भी जन भागीदारी की बात की जाती है, वहां पर भी आपकी कंट्रीब्यूशन की बात की जाती है। यही नहीं, वॉलंटियरिज्म टॉप टू बॉटम अप्रोच भी हो सकती है और बॉटम टू टॉप अप्रोच भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि हमने काम क्या करना है। प्रधानमंत्री से प्रधान तक की बात भी हो सकती है एंड पीपल टू प्रेसिडेंट की बात भी हो सकती है।
हम लोग पीपल्स इन्वॉल्वमेंट करें कैसे? मैंने युवाओं के लिए तो बहुत कुछ सोचा है। अभी तक तो शिकायत ये आती है कि हमें इस संस्था के साथ जुड़ना है, तभी हम वॉलंटियर हो सकते हैं। हम लोग एक पोर्टल तय करने वाले हैं जहां पर आप आए, अपने आप को रजिस्टर करें एंड यू रजिस्टर एज अ वॉलंटियर। आप अपना एरिया देखिए, आप कहां पर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। यू पिक एनी एरिया ऑफ योर चॉइस जहां पर आप कुछ करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अगर विचार और पहल अच्छी हो तो कोई एकीकृत संगठन की आवश्यकता नहीं है, यूनिफाइड ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता नहीं है। अच्छी सोच के साथ कोई भी जुड़ने की तैयारी करता है और ऐसे बहुत सारे मॉडल देश और दुनिया भर में अवेलेबल है जहां पर लोगों ने अच्छा किया है। आपदा के समय भी मुझे याद है उत्तराखंड में आपदा आई, कश्मीर में आपदा आई, हम किसी को बुलाने नहीं गए। लोग अपने घरों में से कपड़े भी लाते थे, राशन भी लाते थे, सेवाएं देने के लिए डॉक्टर्स इकट्ठे हो जाते थे। कई बार तो लगता था कि इतने डॉक्टर्स को भेजें कहां पर इकट्ठे करके। आप कोई भी अच्छे कॉज के लिए आगे आओगे, आपके पास वॉलंटियर्स की कहीं कोई कमी नहीं है। इसलिए हमने सोचा है कि यूथ अफेयर्स इस मंत्रालय के अंतर्गत एक ऐसा पोर्टल बना के जहां पर रजिस्ट्रेशन आपकी लगातार हो और आप अलग अलग क्षेत्रों में समय पर वॉलंटियर करें। हम डिजास्टर रिलीफ की बात करते हैं तो क्यों ना युवाओं को प्रशिक्षण सारा साल उस पर दिया जाए कि कहीं पर भी आपदा आती है तो आप उसमें आगे बढ़कर आ सके। दुनिया भर के देशों में लोग फौज में ज्वाइन नहीं करते, कई लोग 1 साल के लिए वॉलंटियर करते हैं। जैसे देश में टेरिटोरियल आर्मी है, मैं कमीशन्ड ऑफिसर हूं, पहले लेफ्टिनेंट बना, अब मैं कैप्टन हूं, तो मैं भी साल में 36 दिन उसमें जाके देता हूं। आई वॉलंटियर, आई डोंट गेट पेड फॉर दैट। इसी तरह से धोनी है, कोई और है, वो भी ऐसा करते हैं। कोई कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं, वो भी वहां पे जाके टेरिटोरियल आर्मी में जाके वॉलंटियर करते हैं। ऐसे बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, एनजीओस की हो या बाकी संस्थाएं हो, वहां पर आप कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन की अगर मैं बात करूं तो कहते हैं कि रक्तदान महादान। आप में से कितने लोग रक्तदान करते हैं? 50% करते हैं, बहुत बड़ी बात है। रक्तदान करने वालों के लिए ताली पहले तो। कितने लोगों की जान बचती होगी, आप इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। मैं 4 दिन पहले हमीरपुर में अपने संसदीय क्षेत्र में था, दिशा कमेटी की मीटिंग ले रहा था। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, सर हमारे लिए प्रॉब्लम आ गई। सीएमओ ने उसमें कहा, चीफ मेडिकल ऑफिसर ने, कि हमारे पास कैपेसिटी केवल 3800 यूनिट रखने की है और हमारे पास 6000 से ज्यादा यूनिट्स डोनेट हो चुके हैं। देश में सेवा करने वाले, वॉलंटियर करने वालों की कमी नहीं है। हम इसको जोड़ कैसे सकते हैं? मेरा सीआईआई से केवल एक अनुरोध रहेगा, क्या हम कुछ ऐसे क्षेत्र आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां पर वॉलंटियर करने की आवश्यकता है, जहां पर प्राथमिकता देने की आवश्यकता है? फॉर एग्जाम्पल, आई स्पिरिट संस्था है, वो अपने आप वॉलंटियर करती है, नए नए आइडियाज लेकर आती है। ये जो यूनिफाइड पेमेंट हमारा सिस्टम है, यूपीआई जो है, यह दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ी सोच, जो भारत ने अपने आप डिजिटल पेमेंट्स की बात की है। दुनिया भर के देश तो कॉइन से पेपर करेंसी पर गए, पेपर करेंसी से प्लास्टिक करेंसी पर आए, फिर जाके डिजिटल पेमेंट्स पर गए। हम लोग तो कॉइन से, पेपर करेंसी से सीधा ही डिजिटल पेमेंट्स पर गए। वी लीपफ्रॉग्ड फॉर दैट। हमारे युवाओं ने टेक्नोलॉजी में भी उपयोग किया है, लेकिन आई स्पिरिट जैसी संस्था ने ऐसे सुझाव भी आकर आगे दिए हैं। तो ऐसे नए नए सुझाव भी आज वॉलंटियर करके अगर आप करोगे तो सरकार को उसका भी बहुत सहयोग मिलता है। माई गॉव पर जिस तरह के सुझाव आते हैं उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपने जो सोचा है इसका हमें बहुत लाभ मिलेगा, आपके सुझाव का भी। और मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि ट्रेनिंग और स्किलिंग हमारे लिए बहुत आवश्यकता है। आज इंडस्ट्री से बात करो, वो कहते हैं स्किल्ड मैन पावर नहीं है। युवाओं से बात करो, कहते हैं सर नौकरी नहीं है। आई थिंक देयर इज अ ह्यूज गैप। Somehow we have to bridge that also. The skilling ministry is also doing that with the new education policy after 34 years. We're trying to bridge that gap also. But at the same time, organization like yours,
and the corporate like yours or the NGOs can come forward to bridge that gap, help them through volunteerism or through the skilling programs or other efforts. We can try and do that because India could be the world's largest skilled manpower. We can do so. हमारे पास बहुत क्षमता है. मैं दुबई एक्सपो में गया था तो वहां पर तेजस प्रोग्राम जो हमने लॉन्च किया, ट्रेनिंग जो हमने अपने युवाओं की शुरू की है, 30,000 युवाओं को केवल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भेजेंगे 1 साल के अंदर, ट्रेन करके अलग अलग क्षेत्रों में स्किल्ड मैन पावर के रूप में. वहीं पर दूसरी कॉन्फ्रेंस थी तो हमारे इनोवेटर्स की और इंक्यूबेटर्स की, स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में वहां पर जो कहा गया, अपने आप में यूएई में एक बहुत बड़ी पहचान हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम के कारण भी बनी है. ये केवल कॉर्पोरेट की बात आज हम करने नहीं आए हैं, जन भागीदारी की बात एक इंडिविजुअल से लेकर एक इंस्टीट्यूशन तक, ये सभी के लिए बहुत आवश्यक है. तो जन भागीदारी से बने जन आंदोलन, ऐसा कुछ कर जाना है, विश्व जिसका अनुकरण करे, स्वयं सेवकों, हमें ऐसा भारत बनाना है, हमें ऐसा भारत बनाना है. तो आप वॉलंटियर अवार्ड भी कर सकते हैं, वॉलंटियर वीक भी मना सकते हैं. कॉर्पोरेट जगत के लोगों के लिए बहुत मुश्किल भी है क्योंकि बहुत काम का प्रेशर भी रहता है, बट साल के हम कुछ घंटे तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, श्रमदान से लेकर योगदान देने तक. आप कल्पना कीजिए 130 करोड़ के देश में 2/3 युवा है और उनमें से भी आधे भी अगर अपनी ओर से स्वयं सेवक बने, साथ में योगदान करें, तो इस देश में एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है. जन भागीदारी से जन आंदोलन बन सकता है. ये केवल देश की राजधानी में ही ऐसा कार्यक्रम ना हो. आज हमें संकल्प ये भी लेकर जाना है कि देश के अलग अलग रीजन्स में जहां पर आपकी रीच है, वहां संकल्प से सिद्धि का हम प्रोग्राम करेंगे. नए भारत में नए संकल्प लेने का प्रण लेंगे और इस नए भारत के निर्माण में आज के युवाओं का बड़ा योगदान कराकर देंगे. और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबके योगदान से हम नए भारत का निर्माण कर सकते हैं. क्योंकि मैंने जब अपने संसदीय क्षेत्र में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए एक योजना शुरू की, सांसद भारत दर्शन योजना, कि जो टॉप 100 स्टूडेंट्स आएंगे मैं उनको देश के अलग अलग हिस्सों में भेजूंगा. आप कल्पना कीजिए, जब मैंने पहले साल वो प्रोग्राम किया, दूसरे साल ऐसी होड़ मची उसके लिए कि हर कोई चाहता था कि वो टॉप 100 में आए पूरे प्रदेश भर में. क्योंकि पहले जो 100 बच्चे आए थे 10th और 12th के, उनको मैंने कोई खर्चा करके नहीं किसी को सिलेक्शन ज्यूरी बनाई, कुछ किया. जो रिटायर्ड टीचर प्रोफेसर थे उन्होंने वॉलंटियर उसके लिए किया, उन्होंने उसकी स्क्रीनिंग की. और जब मैं पहले बैच से मिलने गया, मैंने 100 बच्चों में से पूछा, आप में से 2 राज्य किसने देखे? 2 लड़कों ने हाथ खड़ा किया. दो लड़कों में से एक लड़की और एक लड़के ने हाथ खड़ा किया. और उन 100 बच्चों में 65% लड़कियां थी जो टॉप 100 में आई थी. मैंने उनसे पूछा, हिमाचल प्रदेश के 12 जिले कितने लोगों ने देखे हैं? किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया. मैंने फिर पूछा, आप में से 3 से ज्यादा जिले किसने देखे हैं? 3 लोगों ने हाथ खड़े किए. जब तक हमारे यहाँ के युवा देश ही नहीं देख पाएंगे, समाज के अलग अलग या देश के अलग अलग हिस्सों में क्या काम हो रहा है उनको पता नहीं चल पाएगा. हम जो नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, हम कहते हैं कश्मीर के युवाओं को लेकर आए, हम देश के अलग अलग कोनों में जाकर मिलाएं, भारत के युवाओं को अलग अलग कोने से लेकर जम्मू कश्मीर के राज्य में लेकर जाएं, नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग क्षेत्रों में हम यहाँ के बच्चों को भेजें, वहां के बच्चे यहाँ पर आए, तब जाकर हम नेशनल इंटीग्रेशन की कहीं इस कल्पना को पूरा कर पाएंगे. एक भारत श्रेष्ठ भारत अगर इसको पूरा करना है तो आज हमें इसे बड़ी प्राथमिकता के साथ शुरू करने की आवश्यकता है. सरकार कुछ कार्यक्रम चलाती है लेकिन समाज को भी इसमें बड़ी भागीदारी निभानी होगी. और मुझे पूर्ण विश्वास है हम इस दिशा में इकट्ठे मिलकर काम कर सकते हैं. मैं तो युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से, यूथ अफेयर्स की तरफ से प्रयास करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा काम हम लोग यहां पर करें.
यहां पर आने से पहले मैं 3 घंटे इसी के लिए मीटिंग लेकर आया हूं कि इस साल आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग देश भर में क्या क्या कार्यक्रम करने वाले हैं। मैं उसका उल्लेख यहां पर नहीं करना चाहता क्योंकि आपका समय ज्यादा चले जाएगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हम सरकार की ओर से सुनिश्चित करेंगे कि देश के युवाओं के अवेयरनेस भी हो, जन जागरण भी हो और उनकी भागीदारी, जन भागीदारी भी हो और युवाओं को जन आंदोलन में भी हम लोग जोड़ सकें और एक नए भारत का निर्माण कर सकें। मेरी आपसे केवल इतनी ही प्रार्थना रहेगी कि जब हम ये कार्यक्रम की शुरुआत करें तो CII या फिर बाकी जो ऐसी संस्थाएं हैं, कॉर्पोरेट हैं, इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, NGOs हैं या मीडिया के मित्र उसको और उल्लेख करने के लिए अपना योगदान जरूर दें, क्योंकि पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। चाहे कोविड का समय था तब भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अगर सप्लाई मेडिसिन करने की बात थी तो भारत की ओर दुनिया देख रही थी। भारत स्वयं PP किट नहीं बनाता था, लेकिन मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के लोगों ने 1 महीने के अंदर इतनी बड़ी क्षमता खड़ी कर दी कि हमने 5 लाख PP किट 1 महीने में बनाने का काम किया। ना केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया भर को देने का काम भी किया है। इसी आत्मनिर्भर भारत के सपने को भारत के वैज्ञानिकों से लेकर भारत की इंडस्ट्रीज ने पूरा किया। अगर भारत की अपनी वैक्सीन नहीं होती तो 186 करोड़ वैक्सीनेशन हम अब तक नहीं कर पाते। आज हम बगैर मास्क के नहीं बैठे होते। दुनिया के बहुत कम देश कर पाए जो भारत ने किया है। मैं तो कहूंगा पूरा ऑस्ट्रेलिया, हम एक दिन में उतनी वैक्सीन लगाने का काम भी भारत ने किया है। ये अपने आप में कल्पना से परे है। यही नए भारत की नई ताकत है और 21वीं शताब्दी हमारी है। जब तक हम इसको दिल के अंदर से नहीं पक्का करेंगे और यहां नहीं बिठा लेंगे कि ये शताब्दी हमारी है, ये संकल्प भी हमें लेकर चलना है कि आत्मनिर्भर भारत के रास्ते से हमें नए भारत का निर्माण भी करना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जो मैंने पिछले 7 वर्षों में देखा है, चाहे 45 करोड़ बैंक खाते खोलने की बात हो, 12 करोड़ शौचालय बनाने की बात हो, हर घर को शौचालय देने की बात हो, 3 करोड़ पक्के मकान बनाने की बात हो, हर गांव हर घर को बिजली देने की बात हो, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में देने की बात हो, या अब हर घर को जल देने का काम भी 2 सालों में पूरा कर लिया जाएगा, हर गरीब को पक्का मकान बनाकर दे दिया जाएगा। ये फोकस्ड अप्रोच और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के बिना नहीं हो सकता था। आज एक ऐसा नेता हमारे पास है जो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इसीलिए हमें भी संकल्प लेना है कि हर भारतीय का योगदान भी हो और इसी संकल्प के साथ हम ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि ये शताब्दी भारत की है। और जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो रुको मत, जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए तब तक रुकने का नाम नहीं लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। So that was so